अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में कुछ बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया। उसके बाद की क्या सूरत-ए-हाल है, क्या इम्पैक्ट होगा? अभी तक पीटीआई की जो तैयारी है, जो कुछ प्लान्स पीटीआई के लगा कि उनके पास कोई प्लान ए, बी, सी था कि अगर ये हो गया तो उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। उन सब प्लान्स के साथ क्या हुआ? कुछ उसके हवाले से एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वुकला की अदालतों के अंदर कारकर्दगी उसको लेकर बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं जो हम देख रहे हैं कि आगे पीछे जो है वो बनाई जा रही हैं और एट द सेम टाइम कारकर्दगी के साथ-साथ ये भी जो एक पॉइंट है वो देखने की ज़रूरत है कि अदम एतमाद जो किया है अदालत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से किया गया है उसकी टाइमिंग के ऊपर भी मैं थोड़ा-सा बात करूँगी और अदम एतमाद करने के बाद जो अब मुस्तकबिल का लाहे-अमल आज बताया है गौहर खान साहब ने, वो भी बड़ा दिलचस्प है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कुछ आज के इस व्लॉग में। तो सबसे पहले बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से छिन जाना किसी भी सियासी जमात की शनाख्त उसका इंतखाबी निशान है। ये एक साउथ एशियन इस रीजन स्पेसिफिक एक इश्यू है क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी रेट का प्रॉब्लम है, लोग उतने शायद पढ़े लिखे नहीं हैं, तालीम याफ्ता नहीं है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग शायद निशान से तो आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये तवक्को करें कि पूरा बैलेट पेपर रीड करेंगे, उसके ऊपर अपने कैंडिडेट का नाम, वो किस जमात से है, वो पढ़कर वोट कर सकेंगे, तो ये जो है वो एक बड़ा मुश्किल मरहला है, जिसकी वजह से इंतखाबी निशानात का कॉन्सेप्ट है कि लोग किसी जमात के साथ उसके निशान को लेकर एसोसिएट कर लें अपने आप को और समझ लें कि ये वो जमात है जिसको वो वोट करना चाहते हैं। इसी तरह इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो आइडेंटिटी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जो उनकी आइडेंटिटी है वो छीन ली गई। अब उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कितना इम्पैक्ट होगा दैट्स अ डिबेट फॉर अनदर डे लेकिन जो हुआ उससे क्या ये बात कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है कि इस मुल्क का जो लीगल सिस्टम है वो कहाँ खड़ा है? क्या जो इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी हम कहते हैं कि है वो कितनी डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी पर उसका क्या इम्पैक्ट है? ये कुछ सवालात हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं समझती हूँ कि बल्ले का निशान ले लेना एक सियासी जमात को इंतखाबी अमल से इस तरीके से कॉर्नर करना जो मैं पहले भी कहती रही कि आप डिसमेंटल कर रहे हैं एक पार्टी को मुल्क के अंदर जमहूरियत को कमजोर करने के मुतरादिफ है और इससे जमहूरियत भी कमजोर होगी इससे वो सियासी जमातें भी मैं समझती हूँ कि एक्सपोज होंगी जो कि ये कह रही हैं और दावा कर रही हैं कि हम मैदान में उतरने को भरपूर तरीके से तैयार हैं हम हमारी तैयारी मुकम्मल है हम किसी से खाइफ नहीं है हम किसी से डर घबरा नहीं रहे हम किसी का भी मुकाबला जो है इंतखाबी मैदान के अंदर कर सकते हैं क्योंकि हमारी मकबूलियत बहुत है। वो जो मुकाबला है वो ऐसा लगता है कि मुकाबला जो है वो आधा भी नहीं बचा और किसी सियासी जमात की तरफ से जमहूरियत पसंद होने का ये सबूत नहीं दिया गया कि इतना ज़रूर कहा जाता कि एक सियासी जमात को इस तरीके से मैदान में से बिल्कुल किक आउट कर देना। उस जमात को तोड़-फोड़ का इस तरह से शिकार कर देना कि वो जमात ही अब बाकी नहीं बची इलेक्शंस की हद तक कम से कम रजिस्टर्ड पार्टी है, अभी भी पीटीआई। तो उसके ऊपर कुछ तो आप ऐसा कह देते, आपके कहने से फैसला रिवर्स नहीं हो जाना जाता लेकिन कम से कम जो आपकी अप्रोच है इस इश्यू के ऊपर वो सामने आ जाती है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इस मुल्क की सियासत के अंदर जो प्रेसिडेंट सेट होते हैं, वो फुल सर्कल वापस आते हैं। आज अगर कोई और रिसीविंग एंड पे है, कल आप रिसीविंग एंड के ऊपर होंगे और ये बात टाइम इन एंड आउट हमने दिखा है कि साबित भी हुई है। अच्छा वो जो एक बहस है कि जो कुछ अभी हो रहा है वो पहले कौन-सा नहीं हुआ। मेरा ख़्याल है कि उसको भी डिबेट को अब दम तोड़ जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जिस तरीके का मामला हुआ है, वो वाक़ई हमने किसी और के साथ इससे पहले होते हुए नहीं देखा क्योंकि पार्टीज़ की लीडरशिप्स को बिल्कुल इलेक्शन से बाहर रखा गया, ऐसा होता रहा है। पार्टी के अंदर लोगों को जेलों में डाला गया, ये भी होता रहा होगा। लेकिन कागज़ात नामज़दगी इस तरीके से छीने जाना प्रपोज़र्स, सेकेंडर्स को भी घरों से उठा लिया जाना, कैंडिडेट्स का इस तरीके से मिसिंग हो जाना जलसा, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग क्या 2-4 लोग इकट्ठे जमा करके सड़क पे चलने की इजाज़त ना हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, मैं लीडर की बात नहीं कर रही, ऐसा होना ये हमने कभी नहीं देखा और फिर उसके बाद पार्टी से पार्टी का निशान छिन जाना, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को वजह बनाकर ये तो हमने बिल्कुल ही नहीं देखा। 2023 जनवरी की एक स्टेटमेंट मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की देख रही थी, पीएमएलएन के हवाले से जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि नून लीग मज़ाक की हद तक ही जो है वो इलेक्शन करा लेती, मज़ाक ही समझ लेती उसको और एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेती। कहने का मतलब यही हुआ होगा उस वक़्त कि आई वॉश के तौर पर ही आप करा लें, ऑप्टिक्स ही कर लें इंट्रा पार्टी इलेक्शन के, तो वहाँ तो आप ये मशवरा दे रहे थे। एक और जमात है एएनपी उनको आपने एक बेसिक सा जुर्माना किया है क्योंकि प्ली उन्होंने ये ली है कि 24th 2024 के अप्रैल में
हमारे इलेक्शन ड्यू थे और अभी अगर आप कहेंगे तो हम करा नहीं सकते क्योंकि हम जनरल इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ है, तो हमें वक्त दिया जाए, तो जुर्माना करके वक्त दे दिया गया। लेकिन एक जमात ऐसी है जिससे 2 दफा इलेक्शन कराया गया, उस इलेक्शन को रिजेक्ट किया गया, उसको बुनियाद बनाकर उनसे उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। तो अब जो सूरत हाल है वो हम सबके सामने है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अब आज़ाद हो गए हैं। आज़ाद होने के बाद भी जिस तरह के मजे का खेज निशानात अलॉट किए गए हैं वो भी एक अलग बहस है। लेकिन जो निशान भी अलॉट हुआ है आज़ाद हैसियत में लड़ने वाले वो कैंडिडेट्स जो कि पीटीआई के कैंडिडेट्स तस्वुर किए जाएंगे पीटीआई की अपनी नज़र में, उनको लेकर भी बड़े सवालात हैं कि क्या गारंटी है इस बात की कि जब वो कल को जीत जाते हैं तो वो किसी वेव को देखकर या किसी प्रेशर को लेकर पीटीआई का साथ देने से इनकार नहीं कर देते। ये एक सवाल है। रिजर्व सीट्स वाला मामला उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, गो कि पीटीआई कह रही है कि केपीके और पंजाब की दो ऐसी जमातें इस वक्त जेर गौर हैं जिनके साथ कोई इत्तेहाद किया जा सकता है वंस इलेक्शन से आप जीत जाएं, क्योंकि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग का रूल अप्लाई नहीं होता, तो वो कहीं पर भी जा सकते हैं। और अगर ये पूरे लोग एज ए ग्रुप कहीं चले जाएं किसी पार्टी में तो फिर वो सीट्स जो है उनको भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो मुस्तकबिल की हिकमत अमली है, इसको देखना पड़ेगा। लेकिन पीटीआई के कैंप्स में से कन्फ्यूजन बहुत हम देख रहे हैं कि अभी निकल कर आ रही है, बल्ले का निशान चुनने से पहले भी आ रही थी। और जो मैंने बात की थी कि हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला कुछ मकामात पर अनप्रिपेयर्ड दिखाई दिए, कुछ मकामात पर एब्सेंट भी दिखाई दिए। खोसा साहब से जब ये सवाल किया गया कि आप लोग तो कह रहे हैं कि आपके पास सारा डेटा मौजूद है कोर्ट के अंदर, तो आप वो डेटा पेश कीजिए कि कितने कैंडिडेट्स थे आपके, कहाँ-कहाँ से उन्होंने कागज़ात जमा कराए, कितनी रिजेक्शन हुई, तो उन्होंने कहा जी कि वो तो मेरे पास नहीं है, वो तो कहीं से ढूँढने पड़ेंगे, वो तो आप मँगवा लें कहीं से। अच्छा फिर अभी हामिद खान साहब से जब ये बल्ले वाले इश्यू के ऊपर ये सवाल किया गया कि अकबर इस बाबर की बार-बार आप कह रहे हैं कि रुकनियत मुअत्तल है, तो कोई कागज़ प्रोवाइड कर दीजिए जो साबित कर दे कि रुकनियत मुअत्तल है। तो हामिद खान साहब का बड़ा ही कैजुअल एटीट्यूड था, उन्होंने कहा जी पता नहीं होगा हमारी दरखास्त में कहीं लगा हुआ वो कागज़। और फिर मैंने रऊफ हसन साहब से भी पूछा इस बारे में, तो उन्होंने कहा जी कि अब हम अकबर इस बाबर की रुकनियत का कागज़ ले लेके तो अपने हाथ में नहीं फिर सकते, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन पूरा जो क्रक्स है इस पूरे मामले का वो अकबर इस बाबर साहब के साथ लाइक करता है, क्योंकि वो एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ पीटीआई क्लेम करते हुए गए, पिटिशनर थे मेन वो इस पूरे इशू के अंदर, कि पीटीआई का जो सारा मामला इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाले इशू के ऊपर भी उन्होंने ही सारा एतराज रेज किया। तो आई थिंक वो रुकन है कि नहीं, पीटीआई के बुनियादी एक सवाल है जिसका जवाब नहीं दे सके पीटीआई के वकला कोर्ट के अंदर, जबकि रऊफ हसन साहब जो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पार्टी के, वो ट्वीट कर रहे थे, विच मीन्स कि कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता था। अब क्योंकि ये डिले किया गया तो इस डिले को बुनियाद बनाकर रऊफ हसन साहब उसका अकबर एस बाबर साहब का ये कहना है कि हम मिसालों के हिसाब से लोग इनसे प्रूफ मांगते हैं कि साबित करें कि अकबर एस बाबर मेंबर नहीं है पार्टी के, आपकी आपने उनकी रुकनियत मुअत्तल की है, तो इनके पास तो कोई कागज नहीं होता था, ये अचानक से कागज कहाँ से निकल कर आ गया। तो मेरा ख्याल है ये ग्राउंड दिया है, वो कहते हैं जी ये कागज फेक है। तो ये एक एक सिनेरियो है जो कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस कदर जेर अताब अपने आप को कह रही है कि वो है, तो फिर उनके वुकला की टीम को फिर इतना प्रिपेयर्ड तो होना चाहिए था कि वो लगते कि वो कम से कम देर पुटिंग अप अ फाइट। टू गिव ऑल क्रेडिट टू बैरिस्टर अली जफर, वेल प्रिपेयर्ड, कोर्ट में जब भी गए वो गए। और वो लगा ऐसा कि बैट वाले इशू के ऊपर उन्होंने हर आर्ग्यूमेंट और हर हरबा जिसको कहते हैं वुकला आजमा सकते हैं वो उन्होंने आजमाया, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। वो अब क्यों नहीं बनी, कैसे नहीं बनी, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो मैंने शुरू में कहा था कि आइडेंटिटी है, कोई भी इंतखाबी निशान किसी सियासी जमात का जब वो छिन रहा था, तब तो आपने केस भी वापस नहीं किया, आपने ये भी नहीं कहा कि हम फाइट नहीं करेंगे, आपने अदम एतमाद भी नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या अदलिया के ऊपर। लेकिन जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आई तो आपने कहा कि क्योंकि बल्ले का फैसला आ गया था, तो अब हम आप पर अदम एतमाद करते हैं। तो आई थिंक कि अगर करना ही था तो फिर किसी अर्लियर स्टेज के ऊपर करते, ताकि कम से कम वो जो एक प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड हो जाता। इस केस को वापस लेते वक़्त भी जो आर्ग्यूमेंट्स हुए वो भी ख़ासे दिलचस्प थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिस पे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि आप किसी भी पिछले केस का हवाला ना दें, नए केस की बात करें। और खोसा साहब ने कहा जी कि हम आपकी अदालत से मुतमईन नहीं हैं, हम अब अपना हर मसला लेकर अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि ये अब अवाम की अदालत में जाने का जो मरहला है ख़ासा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे अबूर होगा? खान साहब किन लोगों पर एतमाद करते हैं डिफरेंट हलकों के लिए, ये भी एक सवाल है। रऊफ हसन साहब से एक इस पर भी वर्जन लिया तो उन्होंने कहा जी कि किस तरीके से खान साहब वो जो इतने सैकड़ों के हिसाब से कैंडिडेट्स हैं, आधे घंटे का टाइम मिला था
गौहर खान साहब को, वो उसके अंदर कैसे एक-एक कैंडिडेट को अप्रूव करवा लेते। तो क्योंकि पार्टी की सीईसी भी है, हम लोग भी हैं, तो हम खान साहब के माइंड को जानते हैं, हम उसको लेकर फैसला उसके हिसाब से करेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी शेर अफजल मरवत साहब का ये कहना है कि अभी तक जो डिसीजंस ऑफिशियल किए जा रहे हैं, जो नाम ऑफिशियल किए जा रहे हैं, खान साहब को उन पर एतमाद नहीं है, वो कंट्रोवर्शियल है। खान साहब कह रहे हैं कि उनको रिविजिट करें। अब गौहर खान साहब का अगेन रऊफ साहब का पॉइंट ये है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है शेर अफजल मरवत से। वो जो कुछ कहते हैं वो पार्टी पॉलिसी नहीं है, वो पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, उसे कंसिडर ना किया जाए। ऑन द अदर हैंड अफजल मरवत साहब जो हैं वो गवाहान के नाम भी बता रहे हैं कि इनकी इनकी मौजूद जिसमें उनकी अहलिया है, नईम पंजोता है, भुट्टर साहब हैं, ये कुछ लोग हैं जिनका नाम उन्होंने दिया। उन्होंने कहा जी इनकी मौजूदगी में खान साहब ने मुझे ये बात कही है और मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये खान साहब की एब्सेंस, खान साहब तक लोगों की रसाई ना होना, और उसके बाद डिफरेंट वर्जन्स आना जेल से बाहर के खान साहब का इस वक्त नुक्ता नज़र क्या है, इसने बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है, जो कि ऑलरेडी एक ड्रेन्ड, एक कॉर्नर्ड पार्टी को मजीद मुझे लगता है कि टाइट स्पॉट में डाल रहा है। पीटीआई के जो लोग भी इस वक्त बाहर हैं, दे नीड टू पुट देयर एक्ट टुगेदर। वुकला की कारकर्दगी पे बात हमने कर ली, लेकिन वुकला का रोल शायद अब मैं समझती हूँ कि खत्म हो गया इसके बाद, क्योंकि पीटीआई अगर अदम एतमाद कर रही है तो लीगल बैटल खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी गौहर साहब ने अदम एतमाद करने के बाद ये कहा कि हम अपील में ज़रूर जाएँगे इस फैसले के खिलाफ। तो जिस अदलिया पर आपको एतमाद नहीं है, उसी के पास आप दोबारा अपील में क्यों जाएँगे? ये भी एक सवाल है जिसका जवाब जो है वो इस वक़्त मेरे पास नहीं है। बट ओवरऑल इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक मुश्किल सूरत-ए-हाल से गुज़रती हुई नज़र आ रही है। एक सियासी जमात को डिसमेंटल लगता है कि कर दिया गया है, और इस मुल्क की कोई और सियासी जमात ऐसी नहीं है जिसको इस बात के ऊपर एतराज़ हो अभी तक, या उन्होंने रिकॉर्ड के ऊपर उस एतराज़ को लाया हो, जो कि ख़ासा अलार्मिंग है। वो भी जब इलेक्शन कैंपेन के लिए कोई 20-22 दिन रह गए हैं। इस सूरत-ए-हाल के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अभी तक लग नहीं रहा कि उनकी डायरेक्शन क्या है, वो किस तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, अभी भी उनका जो रिज़ॉल्व है वो अपनी जगह पर बरकरार है। वो ये कहते हैं कि कम व्हाट मे, इलेक्शन हम ज़रूर कंटेस्ट करेंगे। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।